नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तैयारी शुरू और पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में घिरी भाजपा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ सिर्फ छलावा करती आई है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में एक भी सीट घटी तो भाजपा की चिंता बढ़ सकती है। जी हां दोस्तों, ये उपचुनाव भाजपा की मुसीबतें उत्तर प्रदेश में बढ़ा सकता है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी के दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तैयारी शुरू, पार्टी में ये बदलाव दे रहे हैं संकेत। जी हां दोस्तों, लगता है कि राहुल गांधी ने दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी ताजपोशी कराने की तैयारियां शुरू करा दी हैं। अलबत्ता पार्टी में उनका दबदबा अभी भी हर जगह महसूस किया जा सकता है, चाहे 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी का मामला हो या फिर मानसून सत्र से पहले संसद में कांग्रेस की गतिविधियों को देखने के लिए नेताओं के बीच बांटी गई जिम्मेदारियां। राहुल की छाप कांग्रेसी बगीचे के हर पत्तों पर महसूस की गई है। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार औपचारिक तौर पर अभी उनकी मां सोनिया गांधी के पास है, इसलिए फैसले उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। लेकिन अब लगता है कि गांधी परिवार की यह दुविधा भी जल्द खत्म होने वाली है। कुछ महीनों के अंदर राहुल गांधी दोबारा से कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके लिए पार्टी सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इन संकेतों पर मुहर इस बात से लगती है कि पार्टी में राहुल गांधी के कुछ वफादार नेताओं के पुनर्वास का काम अभी तेज कर दिया गया है। राहुल गांधी के ये ऐसे समर्थक हैं जो पिछले लोकसभा चुनावों के आसपास या तो खुद ही पार्टी या पदों से किनारे हो चुके हैं या फिर उन्हें कर दिया गया है। इनमें से एक बड़ा नाम जनता दल की राजनीति छोड़कर कांग्रेस में आए मोहन प्रकाश का है। पार्टी महासचिव पद की जिम्मेदारी निभा चुके मोहन प्रसाद करीब 1.5 साल से संगठन से गायब थे। कुछ हफ्ते पहले उन्हें पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किया गया था और अब बिहार चुनाव में उन्हें चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का संयोजक बना दिया गया है। ये राहुल के इतने चहेते माने जाते हैं कि बाहरी का ठप्पा होने के बावजूद इन्हें उनके कार्यकाल में महासचिव के तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों का प्रभार दिया जा चुका है। लेकिन आखिर यही बाहरी वाली छवि के चलते उन्हें सीडब्ल्यूसी से बाहर होना पड़ा था और महासचिव पद से भी हटाया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार किसानों के साथ सिर्फ छलावा करती आई है, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार अन्नदाता किसान के साथ कई तरह के छल कपट करने की रणनीति बनाने में व्यस्त है। किसानों के खेत छीनने की मंशा के साथ प्रधानमंत्री जी ने अब उसे उद्यमी बनाने की ओर प्रयास करने की साजिश की और भी इशारा कर दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि भाजपा सरकार अब किसानों को भी आयकर के दायरे में भी लाना चाहती है। किसान को अभी तक मिलने वाले लाभों को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि किसान को अन्नदाता की श्रेणी में रहने दिया जाए, लेकिन कृषि को उद्योगों जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कृषि से संबंधित तीनों कानून किसानों के हितों के विरुद्ध है। इसके खिलाफ किसानों में व्यापक आक्रोश है। उसकी योजना अन्नदाता को खेतीहर मजदूर बना देने की है। किसान की खेती कॉरपोरेट को सौंप दी जाएगी। उसकी फसल का सौदा भी अब बड़े एजेंटों, व्यापारियों की मर्जी पर होगा। वास्तव में भाजपा सरकार किसानों के साथ सिर्फ छलावा करती आई है। किसानों की कर्ज माफी या उनकी आय दोगुनी करने की बात हो अथवा उनकी फसल की लागत का ड्योढ़ा मूल्य देने की भाजपा सरकार इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। इसके बजाय सरकार तरह तरह के प्रपंच रचने में लगी है। अन्नदाता किसान न केवल सबका पेट भरता है, अपितु देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने बेटे भी देता है। जीडीपी में वृद्धि और रोजगार की उपलब्धता भी कम ज्यादा किसान से जुड़ी है। लॉकडाउन के दौर में अर्थव्यवस्था में जो भारी गिरावट आई है, उसके उद्धार में भी कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका आंकी गई है। भाजपा सरकार किसान को राहत देने, उसका कर्ज माफ करने, उसकी सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने, गन्ना किसानों का बकाया समय से दिलाने आदि के मामलों में तो पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। जहां किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ, वहां उन्हें समय से 6 गुना लाभप्रद मुआवजा भी नहीं मिला। भाजपा सरकार जनता को सिर्फ परेशान करना जानती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव, अगर एक भी सीट घटी तो भाजपा की चिंता बढ़ी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में फाइनल परीक्षा तो 2022 में होगी, लेकिन तैयारी परीक्षा इस वर्ष नवंबर में होने जा रही है। इस परीक्षा में सत्तारूढ़ और सभी विपक्षी दल बैठेंगे। इसी तरह की एक तैयारी परीक्षा पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, जब विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से जैतपुर सीट समाजवादी पार्टी ने छीन ली थी। इस बार जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। उन 6 सीटों में
एक भी सीट अगर बीजेपी के हाथ से निकलती है तो फिर सत्तारूढ़ बीजेपी पर दबाव बढ़ जाएगा। खास बात कि कोरोना काल में यह पहला उपचुनाव है। सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद यूपी में कोरोना से कम जाने गई हैं और रिकवरी रेट अन्य राज्यों से बेहतर है। प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि यह कोरोना महामारी से निपटने में प्रदेश सरकार ने बेहतर प्रबंधन और उपाय का नतीजा है। उपचुनावों के नतीजों से भी स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार के कदमों से प्रदेश की जनता कितनी संतुष्ट है। भले ही उपचुनाव स्थानीय मुद्दों और नेताओं के बूते लड़ा जाता हो, लेकिन इसके परिणाम जनता, स्थानीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के मूड का संकेत अवश्य दे देते हैं। विधानसभा उपचुनाव में बूथ मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता अगर संतुष्ट नहीं है तो भले ही चुनाव लड़ने वाला नेता कितना ही कदावर क्यों ना हो, उसको जीतने में मुश्किलें आती हैं। सत्तारूढ़ दल के साथ एक भी सीट निकलने का मतलब है विपक्षी दल के हाथ चावल में कंकड़ी आ जाना। उस कंकड़ी के बहाने उन्हें सरकार को खराब बताने का मौका मिल जाएगा। इस समय हाथरस, बलरामपुर और चित्रकूट की घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीच बीच में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि स्थानीय अधिकारी सत्तारूढ़ दल के विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो उपचुनाव में इन सबका असर पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 30 किसान संगठनों की बैठक खत्म, रेलवे ट्रैक नहीं होंगे खाली, देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय सचिव से वार्ता विफल होने के बाद पंजाब में किसान रेलवे ट्रैक खोलने को राजी नहीं है। चंडीगढ़ में गुरुवार को हुई 30 किसान संगठनों की बैठक में चल रहे आंदोलन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में संगठनों ने तय किया कि पंजाब सरकार के विधानसभा सत्र के आयोजन तक रेलवे ट्रैक नहीं खोले जाएंगे। साथ ही आंदोलन को देशव्यापी बनाने का निर्णय किया गया, जिसके पहले चरण में 100 से ज्यादा किसान संगठनों को शामिल किए जाने की बात किसान नेताओं ने कही। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान संगठन अब केंद्र के साथ किसी भी वार्ता के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे और अब आंदोलन को अगले स्तर पर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लुधियाना और मोगा में एक रैली करने जा रहे हैं, जिसका किसान यूनियनें विरोध करेंगी। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर वार्ता करने वाले भाजपा के केंद्रीय नेताओं का किसान घेराव करेंगे। आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए इसी माह दिल्ली या चंडीगढ़ में एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 से अधिक किसान संगठन शामिल होंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी आरोप लगा रही है वह निराधार है। किसान शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों से हुई चर्चा। किसान भवन में आयोजित किसान संगठनों से वार्ता करने पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुख सरकारिया, सुखजिंदर रंधावा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कैप्टन संदीप संधू पहुंचे और 6 किसान नेताओं के साथ प्रदर्शन की समाप्ति को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 19 को होने वाले विशेष विधानसभा सत्र में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नया अध्यादेश लाया जा रहा है, लेकिन मामले का कोई हल नहीं निकला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील को लेकर निर्मला सीतारमण पर बरसे प्रशांत भूषण, कहा झूठी। जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमानों के दूसरे बेड़े को शामिल करने की तैयारियों के तहत भारतीय वायुसेना ने साजो सामान संबंधी मुद्दों को देखने और वहां सेंट डिजियर वायुसेना केंद्र पर चुनिंदा पायलटों के प्रशिक्षण की समीक्षा के लिए अधिकारियों के एक दल को फ्रांस भेजा है। 4 राफेल विमानों का दूसरा बेड़ा अगले 4 सप्ताह में भारत पहुंच सकता है। इस बीच वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावे को झूठा करार दिया है, जिसमें वह कह रही हैं कि फ्रांस की कंपनी और HAL के बीच डील नहीं हो पाई थी। भूषण ने इसके लिए अपने ट्वीट में वीडियो शेयर भी किया है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा है, झूठे। सीतारमण कहती हैं कि HAL और डिसॉल्ट के बीच तकनीक ट्रांसफर के साथ 126 राफेल ट्रांसफर, साथ ही 108 मेक इन इंडिया राफेल डील यूपीए शासन में फेल हो गई थी। यह बिल्कुल झूठ है। डिसॉल्ट के CEO एरिक ट्रेपियर कहते हैं कि HAL और डिसॉल्ट के बीच करार मोदी सरकार की ओर से वापस लिया गया था। नीतीश के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान उड़ गया पंडाल, मची भगदड़। जी हां दोस्तों, मुंगेर जिले में जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान तेज हवा ने सभा स्थल पर लगाए गए पंडाल को उड़ा दिया। सभा स्थल पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बेमुश्किल स्थिति पर काबू पाया। बिहार चुनाव 2020 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं शुरू हो चुकी हैं। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। सीएम का हेलीकॉप्टर तय समय पर सभा स्थल RSK उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंच गया। सभा स्थल के नजदीक बने लैंडिंग स्पॉट पर जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था तो उसके पंखों की तेज हवा से सभा स्थल पर लगाया गया पंडाल उड़ गया। पंडाल की हवा में उड़ते ही सभा स्थल पर भगदड़ मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह हालात पर काबू पा लिया, लेकिन अफरा तफरी की स्थिति काफी देर तक रही। नीतीश कुमार की सभा में आए दीपक कुमार ने बताया कि बाल बाल
पंडाल बच गए। वहीं बताया जा रहा है कि पंडाल को ठीक से बांधा नहीं गया था, इसलिए तेज हवा की वजह से पंडाल उड़ गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे जाप प्रमुख पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव होंगे। पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पीडीए के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बुधवार को इसकी घोषणा की गई। संवाददाता सम्मेलन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अन्य घटक दलों के नेता शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पप्पू यादव के नेतृत्व में पीडीए बिहार में परिवर्तन की शुरुआत कर रही है। उन्होंने कहा कि इनके मुख्यमंत्री बनने से बिहार में दलितों, मुसलमानों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को सुरक्षा मिलेगी। SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी ने घोषणा की कि पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। जाप अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षित और मुस्कुराता बिहार उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पीडीए जातीय और सांप्रदायिक दंगों को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। पप्पू यादव ने वादा किया कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर बिहार में पलायन नहीं रुका तो वो इस्तीफा दे देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, कन्हैया ने कही ऐसी बात कि बरबस ही याद आ गए लालू। आप भी जाने दिलचस्प कहानी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाकपा नेता कन्हैया कुमार भी मैदान में आ गए हैं। इसी क्रम में सोमवार को बेगूसराय की 2 विधानसभा सीट बखरी और तेगड़ा में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी जिससे RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की याद आ गई। दरअसल लालू यादव ने वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में पहली बार EVM का प्रयोग होने पर मतदाताओं से एक बात कही थी। कन्हैया ने अपने भाषण में कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी के विरोध में वोट किया था और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बीजेपी ने CM को ही हैक कर लिया और पूरी तरह बाजी पलट दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ठगी की ठगी रह गई। इसलिए जनता को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बता दें, कुछ ऐसी ही बात लालू ने अपने मतदाताओं को कही थी कि EVM पर बटन दबाते समय कैसे सतर्क रहना है। गौरतलब है कि वर्ष 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने पूरी तरह EVM से चुनाव कराने की बात कही थी। हालांकि यह प्रयोग नया था और गांव में लोग EVM का प्रयोग करना नहीं जानते थे। खासकर कम पढ़े लिखे लोग और ग्रामीण महिलाओं में EVM को लेकर हिचक थी। तब RJD चीफ लालू प्रसाद यादव ने इसके लिए अलग रास्ता खोज निकाला और अपने वोटर्स को अपने ही अंदाज में जागरूक किया। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लालू यादव जब चुनाव प्रचार में निकलते थे तो मतदाताओं से EVM के प्रयोग की जानकारी अपने ही अंदाज में देते थे। राजद अध्यक्ष मंच पर चढ़कर आते थे तो EVM का एक नमूना उनके हाथ में होता और वो दिखाते हुए लोगों से बताते कि जब बटन दबाने के बाद पी की आवाज निकले तो समझ जाना वोट पड़ गया। पी के पहले मशीन के सामने से हटना नहीं है। लालू का पी कहना लोगों को खूब भाता था। लोग आज भी उसे याद करते हैं। लालू का यह पी वाला अंदाज तब मीडिया में भी सुर्खियां बनी थी। तकरीबन सभी सभाओं में वह अपने अंदाज में पी की बोली निकालते और लोगों को वोट देने का तरीका भी बताते। अनेकों बार ऐसे वाकये हुए हैं कि जगहों पर लालू जब अपनी यह बात कहना भूल जाते तो लोग टोक देते थे, वोटवा कैसे डालें, और लालू शुरू हो जाते कि ऐसे दबाई और आवाज आई पी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।